स्पेस युग की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों ने कई सारे प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों, सौरमंडल के आखिरी छोर और उससे भी परे भेजने में सफलता हासिल की है। इन प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कई सालों का समय और सैकड़ों वैज्ञानिकों की रिसर्च और मेहनत लगती है। इन मिशनों से जुड़े हुए वैज्ञानिक पूरी कोशिश करते हैं कि ये मिशंस ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करते रहें, पर कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को जानबूझकर इन मिशनों को दूसरे ग्रहों या फिर उनको मून्स पर नष्ट करना पड़ता है। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे मिशनों के बारे में जानेंगे जिसने दूसरे ग्रहों पर अध्ययन करते हुए अपना दम तोड़ दिया। दूसरे ग्रहों और उनके मून्स का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कुछ प्रोब मिशनों को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि उस ग्रह और उनके चंद्रमाओं में पनप रहे जीवन को किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। वहीं कुछ प्रोब मिशनों को जानबूझकर उस ग्रह पर मरने के लिए धकेल दिया जाता है ताकि वो अपने आखिरी समय में भी उस ग्रह के एटमॉस्फेयर और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सके। ऐसे में हम एक एक करके ऐसे ही कुछ मिशनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, गैलीलियो मिशन जुपिटर 2003। गैलीलियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। गैलीलियो मिशन को 1989 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिकों की सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में करीब 8 साल पूरे हो चुके थे। पर 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे ही जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर इसे जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलाकर नष्ट कर दिया जाए। गैलीलियो मिशन ने अपने अंतिम दिनों में जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा में मौजूद वाटर प्लम्स और अंडर वाटर ओशियंस की खोज की थी। ये एक बेहद ही बड़ी खोज थी जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस छोटे से आइसी मून की ओर गया था। ऐसे में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इस ग्रह के अंडर वाटर समुद्रों में किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ भी मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि पोटेंशियली अर्थ जर्म्स और माइक्रोब्स से भरा हुआ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में अनियंत्रित होकर जीवन से भरपूर यूरोपा मून से टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल के खत्म होने से पहले ही सावधानी पूर्वक जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके, और आखिरकार 2003 में यह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। पर अपने अंतिम दौर में भी इसने जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में गोता लगाते हुए उसके मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट और चार्ज्ड पार्टिकल से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। नंबर 2, मैसेंजर हिट्स मर्क्यूरी 2015। मर्क्यूरी प्लैनेट हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे समीप मौजूद ग्रह है। अभी तक मानव इतिहास में केवल 3 ही स्पेस मिशंस हैं जो कि इस ग्रह के फ्लाई बाय को अंजाम दे पाए हैं। नासा का मैसेंजर यानी कि मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग मिशन इस ग्रह को ऑर्बिट में रहकर इसका अध्ययन करने वाला पहला मिशन था। इस मिशन का मुख्य मकसद मर्क्यूरी ग्रह के जियोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल कंपोजिशन का करीबी से अध्ययन करना था। इस मिशन को अगस्त 2004 में लॉन्च किया गया था। धरती के एक वीनस ग्रह के 2 और मर्क्यूरी ग्रह के 3 फ्लाईबाइज को अंजाम देने के बाद ये मार्च 2011 में मर्क्यूरी ग्रह के एक स्टेबल ऑर्बिट में दाखिल हुआ। यह मिशन मर्क्यूरी ग्रह के ऑर्बिट में रहकर करीब 4 सालों तक इसके जियोलॉजी, सरफेस, कंपोजिशन और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करता रहा। पर 2014 में इस मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने अपडेट दिया कि अब यह मिशन अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और आने वाले कुछ महीनों में इसका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यह मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस से टकराकर नष्ट हो जाएगा। और आखिरकार 30 अप्रैल 2015 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया और यह करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस से जा टकराया। इस टक्कर की वजह से मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस पर एक विशालकाय क्रेटर भी बन गया, पर सूरज के बेहद ही पास मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिक धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से इस इंपैक्ट और क्रेटर का अध्ययन कर पाने में नाकाम रहे।
पर वैज्ञानिक को उम्मीद है कि 2018 में लॉन्च किया गया बेपिकोलोम्बो मिशन, जो कि 2025 में इस ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगा, वो इस इंपैक्ट क्रैटर और उसके सरफेस का करीबी से अध्ययन कर सकता है। नंबर 3, कैसिनी हिट्स सैटर्न 2017। कैसिनी मिशन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इटालियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट कोलैबोरेशन के अंतर्गत बनाया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शनि ग्रह को ऑर्बिट करते हुए उसके रिंग्स, जियोलॉजी, कंपोजिशन और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। कैसिनी मिशन को उसके ह्यूजियंस प्रोब के साथ 1997 में लॉन्च किया गया था। करीब 7 सालों की लंबी यात्रा और कई सारे ग्रेविटी असिट्स के बाद यह स्पेसक्राफ्ट 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। यह मिशन करीब 13 सालों तक शनि ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा, जिस दौरान इसने शनि ग्रह और जीवन से भरपूर इसके मून से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खोजें की थी, जिसमें इसके मून टाइटन पर मौजूद हाइड्रोकार्बन लेक्स और एनसेलेडस में खोजा गया वाटर प्लम्स व अंडर वाटर ओशियन प्रमुख हैं। पर 2017 में अंत में वैज्ञानिकों को यह आभास हो गया था कि अब यह मिशन अपने अंतिम दौर में है और इसमें केवल कुछ महीनों का ही फ्यूल बचा हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था। जैसे कि हमें पता है कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड था। ऐसे में अगर ये ऐसे ही शनि ग्रह का चक्कर लगाता रहता तो हो सकता है कि भविष्य में ये स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटककर जीवन की संभावनाओं से भरपूर शनि ग्रह के किसी मून से टकरा जाता, जो कि उस मून पर मौजूद किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने इस प्यारे स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए खत्म करने का बेहद ही कठिन फैसला लिया। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह की ओर अपना आखिरी सफर शुरू किया। इस समय कैसिनी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर कोई साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नष्ट करने के लिए। पर अपने आखिरी दौर में भी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर से जुड़ी जरूरी जानकारियां धरती तक भेजता रहा। पर आखिरकार इसका एंटीना भी नष्ट हो गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में समा गया, बिल्कुल धरती पर होने वाले मेटियोर शावर की तरह। नंबर 4, डीप इंपैक्ट हिट्स कॉमेट टेम्पल 1 2005। 2005 में नासा ने टेम्पल 1 नाम के कॉमेट का अध्ययन करने के लिए अपना 372 किलोग्राम वजनी स्पेसक्राफ्ट उसमें क्रैश कर दिया था। कॉमेट्स को वैज्ञानिक एक टाइम कैप्सूल भी मानते हैं, जो कि असल में हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए स्पेस बॉडीज हैं। ये बिना किसी बड़े चेंजेस के कई बिलियन सालों से हमारे सौर मंडल में इधर उधर घूम रहे हैं। हम इनके सरफेस कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का अध्ययन कर हमारे सौर मंडल की शुरुआत और ग्रहों के निर्माण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। ऐसे में नासा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के लिए करीब 8 किलोमीटर विशालकाय टेम्पल 1 कॉमेट को चुना। इस मिशन में मुख्य रूप से 2 अलग अलग कंपोनेंट मौजूद थे, जिसमें से पहला एक 372 किलोग्राम वजनी इंपैक्टर था, जो कि कॉमेट पर क्रैश होता, और वहीं दूसरा एक स्पेसक्राफ्ट था जो कि इंपैक्ट की तस्वीरें लेता और इसमें मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर इंपैक्ट के बाद निकले डस्ट का अध्ययन कर जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजता। डीप इंपैक्ट मिशन को नासा ने जनवरी 2005 में लॉन्च किया था। करीब 5 महीनों की यात्रा के बाद जून 2005 में डीप इंपैक्ट स्पेसक्राफ्ट टेम्पल 1 कॉमेट के करीब पहुंचा और आखिरकार जुलाई 2005 में इसका 372 किलोग्राम वजनी इंपैक्टर कॉमेट में क्रैश हो गया। इस इंपैक्ट की वजह से टेम्पल 1 कॉमेट के सरफेस पर करीब 150 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा क्रैटर बन गया, और साथ ही इस टक्कर की वजह से बड़ी मात्रा में स्पेस डस्ट भी निकला। मुख्य स्पेसक्राफ्ट ने इस इंपैक्ट और क्रैटर की कई तस्वीरें ली, और साथ ही इसमें मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट ने इंपैक्ट के बाद निकले डस्ट पार्टिकल्स में सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सिमेटिक, मेटल सल्फाइड्स और वाटर आइस की खोज की। नंबर 5, एलक्रॉस हिट्स मून 2009। लूनर क्रैटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट यानी एलक्रॉस के अंतर्गत अक्टूबर 2009 में पहले इसका रॉकेट बूस्टर और फिर मुख्य स्पेसक्राफ्ट मून के सरफेस से टकरा गया। इस मिशन का मकसद मून के साउथ पोल में मौजूद लूनर पोलर रीजन के जियोलॉजी और वहां मौजूद वाटर आइस का अध्ययन करना था। शुरुआती अध्ययनों में मून के साउथ पोल में बड़ी मात्रा में वाटर आइस और हाइड्रोजन के सबूत मिले थे, जो कि भविष्य में मून को कॉलोनाइज करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते थे। पर हमें इस रीजन का और भी अच्छे तरीके से अध्ययन करने की जरूरत थी, जिसकी वजह से नासा ने एलक्रॉस मिशन को डिजाइन किया, जो कि मुख्य रूप से एक इंपैक्ट मिशन था। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसका रॉकेट बूस्टर मून के सरफेस में क्रैश होता, जिसकी वजह से इसके सरफेस में एक क्रैटर बन जाता और बड़ी मात्रा में डस्ट और रॉक्स इसके सरफेस से निकलते।
जिसके बाद इसके मुख्य स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स इंपैक्ट्स के बाद निकले डस्ट पार्टिकल्स का करीबी से अध्ययन करता और फिर वो भी मून के सरफेस पर क्रैश हो जाता। एलक्रॉस मिशन को नासा के लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर के साथ जून 2009 में लॉन्च किया गया था। ऑर्बिट में कुछ समय बिताने के बाद 9 अक्टूबर 2009 को एलक्रॉस मिशन का रॉकेट बूस्टर सबसे पहले मून के साउथ पोल में मौजूद केबियस क्रेटर नाम की जगह पर क्रैश हुआ। इसमें इस जगह पर करीब 30 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा क्रेटर बना दिया और साथ ही इस इंपैक्ट की वजह से इसके सरफेस से बड़ी मात्रा में डस्ट भी निकला। रॉकेट बूस्टर के सरफेस में टकराने के करीब 4 मिनट के बाद इसके मुख्य स्पेसक्राफ्ट ने इस डस्ट के बादल में गोता लगाया और इसके कंपोजिशन का अध्ययन कर जरूरी जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजी, जिसके बाद ये खुद भी मून के सरफेस में क्रैश हो गया और इस मिशन का अंत हो गया। भविष्य में नासा का डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट मिशन इस सूची में अपना नाम जोड़ेगा। यह मुख्य रूप से एक एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन मिशन है, जिसके अंतर्गत नासा के वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को डिडिमॉस नाम के एस्टेरॉयड में क्रैश करेंगे और फिर इसके ऑर्बिट में हुए चेंजेस का अध्ययन करेंगे, ताकि भविष्य में किसी विशालकाय एस्टेरॉयड के हमारे धरती से टकराने की स्थिति में वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए उस एस्टेरॉयड के पाथ को चेंज कर सके। इस मिशन को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया जा चुका है, जो कि 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच डिडिमॉस एस्टेरॉयड के करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से टकराएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब